और क्या हाल है तुम लोग का, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है ठीक ठाक? चल भाई खूब जम के पढ़, अच्छे से मेहनत करो, सब अच्छा होगा। हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में डाइपोल तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। लेकिन गॉस लॉ का डिटेल स्टडी करने के पहले टर्म्स को हम लोग बात डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो एरिया। एरिया के लिए हमेशा ध्यान रखना कि सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा किधर, तो जिधर ऑब्जर्वर होगा उसके तरफ। जैसे मैं आपको बता दूं, देख लो, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मैंने कहा ये कोई प्लेट है जिसके लिए आप कह रहे हो साइड लेंथ ए और बी है, आप कहोगे एरिया। तो एरिया किधर होगा? देखो एक्स वाई प्लेन में अगर ये प्लेट है तो इसका एरिया हर हाल में इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, ऑब्जर्वर हम लोग हैं तो हमारे तरफ, मतलब ए बी किधर, क्योंकि इस बोर्ड पे अगर ये प्लेट है और हम लोग इधर से देख रहे हैं तो हमारे तरफ ही तो होगा। परपेंडिकुलर अपॉन दिस बोर्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लस के होगा आंसर। अगर आप कहते हो, देख लो जरा ध्यान देके देखना, छोटा छोटा टर्म है, परेशान करके रखता है। y x और z, यहां देखिए, ये तुम्हें कहा गया भाई कि a है और ये बोला गया कि b है। सवाल है कि ऑब्जर्वर किधर है। अगर मान ले कि ऑब्जर्वर कोई बंदा यहां खड़ा है और दूसरा, आप कहोगे एक आदमी को यहां खड़ा कर दो, ये सवाल अलग है। अगर इधर वाले ने देखा तो देखो y और z प्लेन में है तो x में होगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि जिस प्लेन में प्लेट है उसके परपेंडिकुलर। लेकिन यह आदमी आगे की तरफ है, इसलिए एरिया जो इसका होगा वो कुछ और नहीं, ए बी किधर, तो आई में। लेकिन इसी प्लेट का एरिया अगर इस ऑब्जर्वर के लिए बोलोगे तो कहोगे ए बी किधर, मतलब यहां कोई प्लेट रखा हुआ है, ध्यान देकर देख। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, इधर खड़ा हूं, तो ऑब्जर्वर की तरफ मतलब मेरी तरफ एरिया बैकवर्ड, यही प्लेट यहीं रखा हुआ है, ऑब्जर्वर मैं हूं, इस साइड आ गया मैं। अब अगर बोलोगे किधर, तो हम लोग कहेंगे इधर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि सर्कुलर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, स्क्वायर प्लेट हो, मैटर नहीं करता। कॉन्सेप्ट हमेशा एक लाइन का याद रखोगे कि सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऑब्जर्वर जिधर हो उस ऑब्जर्वर के तरफ एरिया का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बोल ले। अगला देख लो, छापते चलना पहले। अगला टर्म है तुम्हारा फ्लक्स। फ्लक्स जानते हो, कुछ और नहीं, ई डॉट ए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसका, तो एरिया का। मतलब आप अगर कहना चाहो तो आप कहोगे ई ए कॉस। यहां ध्यान देना, एंगल है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल का नाम कुछ और नहीं, क्या कहते हैं, थीटा। देख लो, अगर आप कहते हो कि थीटा आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है कि ये आपका प्लेट है, ऑब्जर्वर इधर है, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे फ्लक्स जो आपका होगा ई ए कॉस 0, आप कहोगे प्लस। लेकिन यही चीज अगर उल्टा हो, ऑब्जर्वर पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है लेकिन ऑब्जर्वर यहां है, स्वाभाविक है एरिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अपोजिट में, फ्लक्स जो होगा ई ए कॉस 180, और आप कहोगे, अगर यही तीसरा और आखिरी ऑप्शन ये रहे कि परपेंडिकुलर हो जाए,
कहोगे वो कैसे होगा सर? मैं बता रहा हूं, देख ले। मैंने कहा कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सजेड प्लेन में होने के कारण इस प्लेट का जो एरिया, कहोगे ऊपर कैसे लिए, ये सरफेस फ्लैट प्लेन सरफेस पे अगर प्लेट रखा हुआ है, एरिया इस प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर किधर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूं। अगर तू नीचे से देखेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर लो या नीचे एंगल कितना डिग्री का था, 90। आप कहोगे फ्लक्स जो होगा हर हाल में, मतलब फ्लक्स तीन चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, एरिया वेक्टर पे और दोनों के बीच के एंगल पे। अब देख लो, तो कहीं भी अगर कोई प्लेट रखा हुआ हो, उसका एरिया आपको लेना हो तो ले लोगे आराम से, कुछ और नहीं, प्लेट के सरफेस पे परपेंडिकुलर किधर, तो जिधर ऑब्जर्वर होगा उधर की तरफ काम करेगा जी। नेक्स्ट देख ले, मैंने कहा कि ये एक्स वाई एक्सिस है तुम्हारा, और यहाँ एक प्लेट एक्चुअली अंदर की तरफ देख ले, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेट आपने रखा हुआ इस तरह से। अगर ये प्लेट एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का, तो थीटा एंगल बनाता है, तो कहता है इसका एरिया किधर होगा। लक्ष्य बाद में देखो, प्लेट अगर इंक्लाइंड है तो इस प्लेट पे परपेंडिकुलर, अगर ऑब्जर्वर नीचे है तो नीचे की तरफ, ऑब्जर्वर ऊपर है तो ऊपर की तरफ, किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लाइन दिखा रहा हूं बस। कितना डिग्री का एंगल, नीचे ऑब्जर्वर तो इधर, ऊपर ऑब्जर्वर तो इधर की तरफ, लेकिन एंगल कितना डिग्री का, तो 90। ये देख थीटा, ये 90, तो ऑब्वियसली ये एंगल अगर होगा तो कितना बोलोगे, यही तुम्हारा। अक्सर ये लगने लगता है कि प्लेट अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया तो एरिया भी एक्स से थीटा बनाएगा, लेकिन गलत है। अगर प्लेट ने एक्स से थीटा बनाया है तो उसका एरिया एक्स के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा बनाएगा। मतलब अगर प्लेट ने एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो एरिया जो होगा वो एक्स एक्सिस से 30 का नहीं 60 का एंगल फॉर्म करेगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो बोल ले। आगे देख, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। एरिया निकल गया, फ्लक्स में हम लोग क्या बात करेंगे भाई, E डॉट ए। E डॉट ए अभी जस्ट देखे, E डॉट ए। E डॉट ए का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर 0 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री रहेगा तो मिनिमम होगा, 90 डिग्री रहेगा तो 0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये भी कहते हैं कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि फ्लक्स को कह सकते हो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, और इसी को आप ये भी कह रहे हो कि E डॉट ए। इफ E एंड A अगर पैरेलल हो जाए तो ये क्लियर है कि E का वैल्यू जो होगी है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतना, मतलब पर यूनिट एरिया में, एरिया को यूनिट ले रहे हैं, पर यूनिट एरिया में लाइंस ऑफ फोर्स जिसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका ज्यादा। यहां से देख लो, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बाय एरिया E डॉट ए, सेम डायरेक्शन में है, E a cos 0 डिग्री। अब कहोगे E का वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बाय एरिया स्क्वायर। अगर यूनिट एरिया है, पर यूनिट के लिए बात कर रहे हैं, बराबर एरिया के लिए बात कर रहे हैं, तो उस केस में एरिया तो कांस्टेंट हो गया, लाइंस ऑफ फोर्स जिसका ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा। जिसका लाइंस ऑफ फोर्स कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा।
मैंने कहा तीन पॉइंट में दिखा रहा हूं, तीनों से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, तीनों का एरिया बराबर है, ए बी सी, लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, सभी का एरिया इक्वल है। प्रॉब्लम कहता है कि आप बताओ कि इस तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका ज्यादा किसका कम होगा। यहां एक बात ध्यान देकर देखो, यहां बॉन्डेड रीजन से 1 2 3 4 लाइन क्रॉस किया, यहां पे अगर देख तो 3 लाइन, और यहां पे देखो तो 5 लाइन। higher is number of lines of force passes through per unit area, higher is value of electric field intensity। तो यहां अगर 5 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड C का बड़ा होगा A से, और ये बड़ा होगा C का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा, B का उससे कम, और एक ये A का उससे कम, और B का अगर बोलोगे तो क्या होगा, सबसे कम होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अरे सही है, चल देख आगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, एग्जांपल लगा। देखो कह रहा है, प्रॉब्लम का कहना है कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यहाँ एक प्लेट आपने लिया 2 मीटर 3 मीटर, और इधर की तरफ कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम का है, फाइन। कहां कुछ करना है, अभी थोड़ी देर पहले तो देखो कि अगर ये रीजन है तो आप कहोगे इसका एरिया, एरिया किधर की तरफ जरा सोच तो, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगल है, तो जेड एक्सिस की तरफ एरिया होगा। एरिया जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड में, दोनों सेम डायरेक्शन में, आप कहोगे EA cos 0 डिग्री, और आप कह सकते हो कितना, 20 into 6। अगर कहोगे यूनिट चाहिए हमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कह सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाता है, 120 वोल्ट मीटर के बराबर। अरे सही है, अगला देख लो एग्जांपल। ये रीजन तुम्हारा दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये तुम्हारा 5 है और ये तुम्हारा 4 है, 100 न्यूटन पर कूलम। प्रॉब्लम का कहना है कि फ्लक्स बता कितना होगा। पहली बात ये देख कि एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखने में जो लगे, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में है, दूसरा जेड एक्सिस में, एंगल 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री की फ्लक्स कैलकुलेशन ही बेकार है। अगला देख लो, प्रॉब्लम यही कह रहा है ये रेक्टेंगुलर प्लेट है जो इंक्लाइंड है, rectangular plate of area 20 meter square placed its plane inclined at 37 degree with x-axis
as shown in figure. Find flux. देख सिचुएशन समझ, ये x एक्सिस है तुम्हारा, ये y एक्सिस है, इधर की तरफ तुम्हारा z एक्सिस है। सिचुएशन ये बता रहा है तुम्हें कि ये इस तरह से इंक्लाइंड है x एक्सिस के साथ, रेक्टेंगुलर प्लेट x एक्सिस के साथ इस तरह 37 का इंक्लिनेशन रखता है। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट ने 37 का रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है तो आप कहोगे क्या? तो आपको x एक्सिस से एंगल नहीं चाहिए, आपको एंगल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो पहले हमें देखना पड़ेगा यार एरिया किधर है अपना। देख ले, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा z एक्सिस, करेक्ट। मैंने कहा दिस एंगल इज 37 डिग्री। आप लगाओगे तो आप यही कहोगे कि एरिया आपका इधर है, कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। अगर ये 37 है तो मैंने बताया था, याद कर, थोड़ी देर पहले डिस्कशन करे थे। अब तो हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया, फ्लक्स कहोगे E A cos 53, E का मतलब 20, A का मतलब 20, cos 53 3/5। अब देख, हो तो गया। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा साफ है, कुछ भी करोगे आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि एरिया किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, पुटिंग गेटिंग का आंसर आ जाएगा, करेक्ट। चल दे अगला। प्रॉब्लम का कारण है, देख लो, a rectangular plate area 40 meter square placed in XY plane at a place where electric field if rectangular plate of area 40 centimeter square placed in XY plane, if an electric field of intensity E equals 5I plus 4J plus 3K then find अगर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जिसका दिखाया गया है सब कुछ, प्रॉब्लम का कहना है कि फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा, आप कैलकुलेट करके बताओ। देख लो, तुम्हारा प्रॉब्लम ने कहा कि ये यार एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो स्वाभाविक रूप से एरिया जो होगा तुम्हारा जेड में होगा 40 मीटर स्क्वायर। डायग्राम करने का जरूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ रहा है कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो हर हाल में जेड में होगा, और अगर जेड में है, देखो कुछ लिखना नहीं है, अगर जेड में है और आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स के लिए, तो इन दैट केस जेड का जेड वाले से होगा, एक्स वाई से होने का सवाल ही नहीं उठता। 40 into 3 मतलब 120 के बराबर। लेकिन अगर करना चाहते हो प्रोसेस से, आप कहोगे के हो गया, और अब आप कह सकते हो फ्लक्स, आप कैलकुलेशन कर लेना, 120 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। हम लोग आगे कहते हैं, देखो एक मान लो हेमिस्फीयर है,
हेमिस्फीयर को आपने प्लेस कर दिया, आपको कह रहा है कि आप बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। इसी हेमिस्फीयर के लिए दूसरा सिचुएशन भी आपको दिखाया हुआ है, देख ले। आपको कह रहा है बता फ्लक्स कितना होगा। तीसरा भी सिचुएशन में बता रहा हूं, देख लो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तीनों केस में प्रॉब्लम ने आपसे बोला है कि आप बता दो कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। चल मैं आपको समझाता हूं इसको। नहीं कुछ बोल रहे हैं मतलब क्लियर है, सॉलिड का बात कर रहे हैं। अगर हॉलो रहता तो बस ये वाला पार्ट नहीं होता। सॉलिड हेमिस्फीयर तरबूजा देखा, बीच से कट कर ले। अगर बीच से कट करोगे तो नीचे का पोर्शन इसी तरह का फ्लैट हॉरिजॉन्टल दिखेगा और ऊपर का पोर्शन ये देख लो, ये डॉटेड हो गया। डॉटेड का मतलब ये है तो हमें दिख नहीं रहा। जरा सोच, स्फीयर का पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आधा है तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर। किधर? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इसका मतलब फ्लक्स जो कहोगे कुछ और नहीं 2 पाई ई आर स्क्वायर, सेम डायरेक्शन। ये जो फ्लैट पोर्शन है इसके लिए कहोगे तो एरिया किधर? नीचे। कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। अब कहोगे इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कुछ और नहीं पाई ई आर स्क्वायर। इसका मतलब फाई नेट अगर बात करो 2 पाई ई आर स्क्वायर माइनस पाई ई आर स्क्वायर आप कहोगे। यही अगर हॉलो होता तो ये वाला बेस खत्म होता। अगर बेस नहीं रहता तो बस ये वाला कंसीडर करते, मतलब 2 पाई ई आर स्क्वायर के बराबर हो जाता। क्लियर है? इसके लिए जरा सोच, इसके लिए अगर करोगे तो अब यहां से डायग्राम में डायरेक्ट बोल दे रहे हैं एरिया तुम्हारा इधर देख ले। कहोगे बेस वाले का एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के लिए फाई 1 भी 0, फाई 2 भी 0। इसका मतलब फाई नेट अगर बोलोगे तो हर हाल में। इसके लिए अगर बात करो तो हर एक एलिमेंट के लिए देखो एरिया इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए फ्लक्स जो कहोगे कुछ और नहीं कितना, तो कह सकते हो कि E इंटू डी ए टू पाई ई। हेमिस्फीयर के लिए आपको कहा जाएगा आप कैलकुलेट करके बता दोगे कितना होगा फ्लक्स का वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल ले। अरे करेक्ट है, चल आगे देख। फ्लक्स का ही रोल है पूरे गॉस लॉ में। अगर बात करोगे सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो है फ्लक्स। फ्लक्स को अच्छे से समझ लो, गॉस लॉ का खेल आसान है। आगे देख लो। देख लो, अगर क्यूब रखा हुआ है, कोई भी क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर ले लो। प्रॉब्लम ने कहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट फ्लक्स पूछ रहा है क्या होगा। देख लो, मैं आपको समझाता हूं। इस डायग्राम को तोड़कर बस समझने के लिए है। तीन अलग अलग डायग्राम तैयार करते हैं।
कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये समझ लेना है बस। फ्लक्स में अक्सर रट्टा मार लेते हैं लोग, अब बाद में गलत हो जाता है, तो रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। देख ले, पहली बार में एक्स एक्सिस को मिटा दें, दूसरी बार में वाई को मैंने मिटा दिया, अब देखो सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है। तो यहां अगर ध्यान दो, इसके लिए बात करोगे तो एरिया इधर, इसके लिए बात करोगे तो इसका मतलब इस साइड वाले के लिए φ1 जो होगा माइनस ई ए, माइनस क्यों समझ लो उल्टा डायरेक्शन, इसके लिए अगर φ2 बोलोगे तो प्लस ई ए, इसके लिए एरिया ऊपर, इसके लिए एरिया नीचे, यार φ3 भी 0, φ4 भी 0। इसके लिए कहोगे इसका एरिया इधर, अंदर वाले का एरिया इधर, एंगल हर हाल में दोनों पे 90 डिग्री, क्योंकि ये x में है, ये z में है। अगर ऐसा है तो आप कहोगे φ5 भी 0, φ6 भी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, ये वॉल बाहर का है, बाहर का वॉल के लिए बाहर की तरफ मतलब पॉजिटिव z, अंदर का वॉल के लिए अंदर की तरफ नेगेटिव z। x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, z एक्सिस में एरिया, एंगल 90, फ्लक्स हर हाल में कितना, इसका मतलब अगर फाई नेट बात करो तो कहोगे φ1 प्लस φ2 प्लस मतलब बड़ा साफ है कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा गया हो तो नेट फ्लक्स जो उसका होगा हर हाल में कितना के बराबर, 0 के बराबर। मतलब स्टार करके पॉइंट लिखोगे, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी placed inside uniform electric field यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो क्लोज्ड बॉडी से होकर जो नेट फ्लक्स होगा वो हर हाल में कितना के बराबर होगा, तो 0 के बराबर। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ फ्लक्स कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, निकल जाएगा जी। अब गॉस लॉ क्या कहता है, तो गॉस लॉ आप जानते हो अच्छे से, टोटल फ्लक्स जो होगा इमेजिनरी सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस कहां, तो जहां आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा ठीक उसके बाहर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अंदर नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ठीक बाहर, और जैसा बॉडी आपका है मतलब चार्ज आपका है उसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है पॉइंट चार्ज है तो कैसा लोगे एलिमेंट, तो स्फेरिकल लोगे, अगर लाइन चार्ज है तो कैसा लोगे, तो सिलेंड्रिकल लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बॉडी है मतलब चार्ज बॉडी है उसका सिमेट्रिक और कहां, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ठीक बाहर आप सरफेस कंसीडर करोगे। देख लो तो हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ के लिए बात करें तो कहेंगे फ्लक्स जो होता है चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब बेसिकली अगर फॉर्मूला का बात करो तो आप कहते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अगर बात करें एयर मीडियम में, एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर आपका 1 है, फ्लक्स जो हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बाहर का नहीं, अंदर का जो चार्ज है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अंदर का, और उसको डिवाइड कर दोगे एप्सिलॉन नॉट से, यही क्या होगा फ्लक्स। अब थोड़ा और आगे बढ़ो तो आप कह सकते हो इसी को कि E डॉट A जो है तुम्हारा यही हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, EA cos थीटा, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो आप कहोगे
चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री का हो, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर है। या सीधा बात याद रखो ना, फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, फ्लक्स को बाद में E डॉट ए पुट कर देना, बात खत्म हो गया। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज देख लेते हैं। ए में यूनिफॉर्म फील्ड में सवाल इस तरह का आता है, देख लो ये आपका क्यूब है, आपको कहेगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसका प्लेसमेंट करा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको कहेगा कि फाइंड चार्ज इनसाइड क्यूब। क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? यार अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने बात करा था कि इसके लिए अगर फ्लक्स नेट बोल तो 0, और ये अगर ऐसा हुआ तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही चीज नॉन यूनिफॉर्म में हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है, मतलब ये है, देख ले मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E, जहां पे यहां अगर कह लो तो इंटेंसिटी का वैल्यू E1 है, और यहां पे जो इंटेंसिटी है डायरेक्शन तो वही है, और आप कह रहे हो E1 बड़ा है E2 से। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसका होगा नहीं, नीचे वाले का होगा कि नहीं, अंदर के वॉल का होगा नहीं, बाहर के वॉल का होगा नहीं, होगा किसका? तो इसका होगा। कितना? तो φ1 E1 इंटू ए के बराबर। पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। इसके लिए बोलोगे तो एरिया इसका किधर था? बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब φ2 कहोगे माइनस E2 ए के बराबर। अगर ऐसा हुआ तो आप यही कहोगे कि फाइ नेट आपका कितना होगा? E1 माइनस E2 इंटू ए। और अगर ये निकल गया तो आप कह सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट E1 माइनस E2 इंटू ए। आप तो यही कहोगे कि चार्ज इनक्लोज जो होगा E1 माइनस E2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू। आपको अगर दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में इतना टाइम बर्बाद भी नहीं करना है। दोनों जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को घटा दो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करो, जो होगा वही चार्ज का वैल्यू देगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अरे सही है, अगला देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर बात करो पोटेंशियल का, तो आपने पॉइंट चार्ज के कारण निकाला हुआ है, रिंग के कारण निकाला हुआ है, याद करो, डिस्क के कारण आपने कैलकुलेट करा हुआ है। अब हम लोगों के लिए बचता है स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए। ये सब चीजें हमने नहीं करा था उस टाइम पे। तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ENV, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। पहला है पॉइंट चार्ज करा हुआ है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखो पॉइंट चार्ज है, अगर x डिस्टेंस पे पूछा है तो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे आप? तो जहां पे पूछेगा उस जगह पे एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाएंगे, इसी का नाम बोलिएगा गॉसियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस होता नहीं है, लेकिन इमेजिनरी है, मान लेते हैं कि ये सरफेस एग्जिस्ट करता है। कैसा? तो चार्ज जैसा है उसी का सिमेट्रिक।
काम क्या करेगा, तो कंप्लीटली पैकिंग कर देगा चार्ज को, ताकि वो चार्ज किसी भी साइड से आपके लिए भेजेबल नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बोलूं कि यहां अगर कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद करो, अगर चार्ज इनक्लोज्ड का बात बोलोगे तो सारा का सारा चार्ज अंदर है, ये फ्लक्स बोलोगे तो सारा का सारा चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स तो आप जानते हैं कि E इंटू ए के बराबर होगा। इसका मतलब E का वैल्यू जो होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट ए। चार्ज तो समझ में आ गया, एप्सिलॉन नॉट समझ में आ गया। देख लो, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई, सही तो है। और अगर ये निकल गया तो आप कहोगे पोटेंशियल का वैल्यू dv कितना होगा, तो माइनस ई इंटू डी एक्स। कैलकुलेशन करोगे पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला आपने वहां पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ से, वही फॉर्मूला गॉस लॉ दे रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा है। यहां अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन किस तरह का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का वेरिएशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन इसमें कोई बहुत दम इसलिए नहीं है कि ये कैलकुलेशन हमने करा हुआ है पहले। हम लोग बात करते हैं कि फॉर हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान देकर देखना। कंडक्टिंग स्फीयर अगर मान लो आयरन का बना है, एल्युमिनियम का बना है, किसी भी मेटल का बना हुआ स्फीयर है, आप उस स्फीयर को चार्ज दो। अगर चार्ज दोगे तो वो सारा चार्ज जाएगा कहां, तो स्फीयर को अगर चार्ज दोगे तो कहीं नहीं जाएगा, वो स्फीयर के सरफेस पर आकर बैठ जाएगा। मतलब अंदर में कोई चार्ज नहीं, सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा। अगर स्फेरिकल सेल रहा तो यार अंदर खाली है, तब भी सरफेस पे रहेगा। हॉलो स्फीयर तब भी सरफेस पे रहेगा। तो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, स्फेरिकल सेल बोलो या हॉलो स्फीयर बोलो, तीनों का मतलब हर हाल में एक ही होता है। जहां अगर चार्ज आप दोगे तो ये सारा चार्ज आकर बैठ गया कहां, तो आप कहोगे कि चार्ज अंदर जो है कहीं भी इनसाइड में फॉर इनसाइड के लिए देखते हैं। समझिए बात को, समझ लो। ये तुम्हारा आर रेडियस है और आप क्या कर रहे हो, यहां से एक्स रेडियस पे जाके बात कर रहे हो। तो चार्ज जो अंदर है वो है नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज सरफेस पे है। इसका मतलब इनसाइड में कितना, जीरो। अगर इनसाइड में अगर जीरो है तो फ्लक्स क्या कहोगे, तो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बोलोगे, अंदर में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कहोगे जस्ट आउटसाइड सरफेस, जस्ट आउटसाइड सरफेस, सरफेस के ठीक बाहर में जाके बात करो। आर रेडियस है तुम्हारा, यहां पे बात कर लो। जस्ट आउटसाइड अगर गए तो चार्ज टोटल का टोटल अंदर ही तो है, सरफेस के अंदर। गॉसियन सरफेस, ये डॉटेड लाइन कौन सा है, गॉसियन है, ये ओरिजिनल है। तो हम लोग कहेंगे गॉसियन के अंदर ही तो सारा चार्ज है। अगर अंदर है तो ये, इसका मतलब फ्लक्स कितना, तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर।
या अब आप एक बात बोलोगे कि आपको कैसे पता कि ये मैक्सिमम होगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। देख ले, अगर मैं बोलता हूं कि आउटसाइड में, जस्ट आउटसाइड नहीं, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब ये स्फीयर है तुम्हारा आर रेडियस का, और आप जाके बात कर रहे हो यहां बहुत दूर में। अगर बहुत दूर में तो चार्ज तो अभी भी अंदर है, लेकिन फ्लक्स अगर बोलोगे तो क्या कहोगे, तो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब अंतर होगा Q बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ। आप देख लो खुद, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ने ये बताया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एक्स बढ़ता चला जाएगा, लगातार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो पहले 0 था, अचानक से बढ़ के इतना हुआ, और फिर आगे बढ़ रहे तो घटने ही लगा। इसका मतलब यही वैल्यू सबसे कौन सा, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा होगा, आउटसाइड में कम होगा, घटता चला जाएगा, और अंदर में तो हर हाल में क्या होगा, 0। अगर आप इस वेरिएशन के ग्राफ को प्लॉट करना चाहो तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, सरफेस तक कुछ नहीं, कोई दिक्कत है बोल लो। मतलब हमेशा याद रखना कि फ्लक्स सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पे नहीं। गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी सरफेस है, उसके अंदर कितना चार्ज है, उसके बाहर कौन पड़ा हुआ है, उससे कोई बहस नहीं है। अंदर जो चार्ज होगा उसी पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। कोई दिक्कत है, अब देख लो आगे। क्योंकि फ्लक्स और चार्ज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अंदर चार्ज बाहर चार्ज, तो किस पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा याद रखना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड पे डिपेंड करता है, कभी भी आउटसाइड पे डिपेंड नहीं करता। देखिए नहीं कुछ बोल रहे हैं तो कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल दो, या कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल बोल दो, या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बोलो, बात तो एक ही है। ऑप्शन लेके चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, पहले तो पोटेंशियल देख लो। आल्सो पहले पोटेंशियल देख, फिर आगे बात करते हैं। देख लो, स्फीयर के लिए बात करोगे ए बी सी, 3 जगह है। ये कौन सा जगह है, तो इनसाइड है, ये सरफेस है, ये आउटसाइड है। मैं बता दूं कि यहां जो पोटेंशियल कहोगे कुछ और नहीं, यहां जो पोटेंशियल बोलोगे कि Q बाई एक्स के बराबर, और यहां जो इसी को कहेंगे V नॉट, यही मैक्सिमम है। और यहां जो कहोगे, मतलब सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इनसाइड में बराबर रहता है, वैरी करने का कोई चांस नहीं होता। कहोगे क्यों, रीजन है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लो 0 है, इसका मतलब माइनस dV बाई dr 0 है। dV का वैल्यू क्या कहोगे, तो 0 इंटू dr है। dV कहां से, तो इनफाइनाइट से जब आप आए सरफेस तक तो एक जैसा बात था,
सरफेस पे पहुंच गए तो अब यहां से मटेरियल वाला अलग कंडीशन, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एट बी VA माइनस VB बराबर 0, VA बराबर रट्टा मार के रखना, डिराइव करके मैंने दिखा दिया, लेकिन आपके काम का नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि अंदर के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड के ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और वो वही होगा जो सरफेस पे पोटेंशियल था। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल लो। अरे सही है। ऑट साइड में बोलोगे तो कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्राफ प्लॉट करने का बारी आए तो आप देख ले पोटेंशियल का V और X के लिए। ये कहोगे V नॉट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X के। अरे सही है। चल आगे देखते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो या हॉलो स्फीयर हो, तीनों दिया जाता है, कुछ भी एक ही बात है। पहला, चार्ज गिवन, चार्ज आपको दिया हुआ है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और सरफेस पे आप कहते हो तो के क्यू बाई आर के बराबर। लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रहे हो, के क्यू बाई देख क्या बताना चाह रहे हो वही पहले देख लो। रिलेशन का खेल कहेगा कि दो स्फीयर है तुम्हारा, एक का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है B, दोनों को आपने चार्ज बराबर दिया हुआ है। कहेगा दोनों के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा बताओ। जैसे यहां बोल रहे हैं तो यहां कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां कहेंगे पोटेंशियल। आपको कहेगा E1 बाई E2 कितना होगा, V1 बाई V2 कितना होगा, ये कैलकुलेट करो। चार्ज दोनों को आपने इक्वल दिया है। तीन तरह का कॉन्सेप्ट है, बड़ा खतरनाक और आसान सा है, लेकिन परेशान बहुत करता है। तो रिलेशन को सही से देखना। आप सीधे सीधे बोलोगे कि E1 जो हमारा है के क्यू बाई ए स्क्वायर, E2 जो है हमारा के क्यू बाई बी स्क्वायर, मतलब E जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, अगर आप कहते हो V1 तो आप कहोगे V1 बराबर के क्यू बाई ए, V2 के क्यू बाई बी, आप कहोगे V1 बाई V2 जो होगा B बाई। बेसिक बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो नॉर्मली नहीं पूछता है, क्योंकि जब चार्ज का ही देगा कि बराबर है तो फिर पूछेगा क्या प्रॉब्लम, पूछता क्या है परेशान करने के लिए, वो देख ले।
आपको कहेगा दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बस यही जगह है जहां से परेशानी स्टार्ट करवा देता है। प्रॉब्लम चार्ज देने के बजाय बोल देगा कि दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। ध्यान देकर देख, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, इसका भी सिग्मा, इसका भी। ओके, स्फीयर है सर। हाँ जी, चार्ज कहाँ है? क्या पूरे वॉल्यूम में? नहीं, कहाँ है? सरफेस पे बटा हुआ। अगर सरफेस पे है तो हो तो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सिग्मा इक्वल्स क्यू बाई कोई कंफ्यूजन है तो बोल ले। अरे सिग्मा इक्वल्स क्यू बाई 4πr² याद कर। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं आपकी क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई r²। आप कहोगे दो स्फीयर अलग अलग रेडियस का है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो दोनों के सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। आप कहोगे E1 बाई E2 जो होगा 1:1। देख लो कितना उल्टा टाइप का रिलेशन है कि अगर दो स्फीयर है, दोनों का चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होगा। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का क्या होगा, तो सेम होगा। मतलब रेशियो कितना, 1:1 का। अगर आप कहते हो पोटेंशियल, देख लो के क्यू बाई, ये तो समझ में आ गया, 4π सिग्मा r² बाई r। समझ रहे हैं ना बात को। V1 बाई V2 जो होगा, देख ले यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता था, यहां पर कौन सा रिलेशन हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब सेम रहेगा, और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो दोनों से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट को चलो इकट्ठे लिख लेंगे। यहां लिख लेते हैं एट सरफेस के लिए Q अगर सेम है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सिग्मा अगर सेम है E सेम होगा, छोटा नहीं बहुत बड़ा रिजल्ट है, याद रखना अच्छे से। कोई दिक्कत है बोल लो। कभी कभी आजकल देखोगे नया ट्रेंड शुरू करा कि वो पोटेंशियल ही दे देगा सरफेस पे, दोनों को इक्वल पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया, कोई बात नहीं। दोनों का पोटेंशियल ही दिया हुआ है, देख लो A है B है, दोनों का पोटेंशियल V है, तो आप कहोगे V का वैल्यू होगा कितना, तो KQ डिवाइडेड बाई R। अरे सही है,
इसका मतलब हो गया कि आप अगर कहना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या चार्ज का रेशियो ही बोल दो पहले, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, Q1 by Q2। चार्ज डायरेक्टली हो गया किसका, तो R1 by I है, चार्ज डायरेक्टली रेडियस का, मतलब Q1 by Q2 कितना, R1 by R2 के बराबर। अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, E1 by E2 कितना, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम नहीं, पोटेंशियल सेम है, चार्ज नहीं, तो मैंने कहा Q1 by Q2, Q का डायरेक्टली, R का इनवर्सली। आप क्या कहोगे, Q1 by Q2 कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। अगर दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो R का। चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, R का। मतलब और ऐड करते चलो, यही काम का होगा। पोटेंशियल अगर सेम है, Q डायरेक्टली टू R के, E इनवर्सली टू R के। दो स्फीयर को अगर सेम चार्ज दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी रहे तो दोनों को अगर इक्वल पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। फिर सही है, आगे देख लो। ये तो कंडक्टिंग के लिए बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग का नहीं, अब किसका बात करोगे, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज दोगे तो क्या होगा। तो नॉन कंडक्टिंग में जब चार्ज दोगे तो किसी एक जगह पे नहीं रहेगा, उसका बंटवारा होगा। देखो आगे, अब हम लोग बात करते हैं अगर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग मतलब तो जानते ही हो, चार्ज जहां दो देकर छोड़ोगे वहीं रहेगा, वो भागकर सरफेस पे नहीं जाएगा, जहां चार्ज दोगे वहीं पर चार्ज बैठा रहेगा। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पॉइंट बनाते हो इनसाइड में, इनसाइड का मतलब है कि ये पूरा रेडियस R है, आप कहीं यहां जाकर बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A के बराबर। एक बार ये बता दे रहे हैं कि चार्ज अंदर का होगा कितना, तो चार्ज इनक्लोज्ड अगर कहोगे इनसाइड में, तो टोटल के लिए Q by 4/3 पाई R Q इंटू 4/3 पाई X Q, X रेडियस के लिए, मतलब आप कहोगे कैंसिल Q by R Q इंटू X Q। समझ रहा है, कोई दिक्कत तो बोल ले। तो आप कहोगे कि सारा रिजल्ट पुट करने के बाद कितना आएगा वो आप देख लो। आप कहोगे KQ डिवाइडेड बाय RQ इंटू, बस यही चीज पुट कर लो, Q by RQ इंटू एप्सिलॉन नॉट है ही। तो आप कहोगे रिजल्ट जो आपका आएगा वो सामने रिजल्ट होगा, कुछ और नहीं, कितना के बराबर होगा, तो KQ डिवाइडेड बाय कितना, तो RQ इंटू X के बराबर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड होगा वो कुछ और नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, X का। आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो। अगर भी कहते हैं तो माइनस E डॉट dx
इंटीग्रेट अगर करोगे तो इंटीग्रेट करोगे रिजल्ट क्या होगा, तो देख लो KQ/2R इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इंटीग्रेट करोगे कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा अंदर के लिए वो यही होगा KQ/2R इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना, R स्क्वायर के बराबर। अगर आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऑल्सो देख लो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, आप कह सकते हो कितना, देख लो फिर से गुणा 3 से डिवाइड के लिए देख लो, आप क्या कहोगे तो कह सकते हो कितना, क्यू बाई, देख लो Q/4/3 पाई r क्यू, इसी को तो रो बोलते हैं। कभी कभी डेंसिटी ही देता है तो आप कहोगे उस कंडीशन में कितना होगा, तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स के बराबर। अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही दिया हुआ है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, एक्स के बराबर होगा। यही आपका कुछ और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। करेक्ट है। अब देखो पोटेंशियल, अगर कहोगे एट सरफेस के लिए, चल दूसरा देखते हैं। अगर सरफेस के लिए बात करोगे तो क्या कहोगे, जस्ट आउटसाइड का बात करते हैं। सरफेस का मतलब जस्ट आउटसाइड में हम लोग स्टडी करते हैं। आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड अगर बात करोगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ हो गया, अंदर। चार्ज इनक्लोज जो हो गया Q के बराबर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया इसी को हम लोग कहेंगे कुछ और नहीं, E नॉट, और बोलते हैं ये मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, क्लियर हो जाएगा तुरंत। यहां अगर V का वैल्यू कहोगे तो कह सकते हो -E इंटू डी एक्स, और ये आपका आ जाएगा KQ बाई, इसको V नॉट बोलते हैं, KQ बाई आर। अगर आप बात करते हो कि आउटसाइड के लिए, स्फीयर तुम्हारा यहाँ है R रेडियस का, अब जाके बात कर रहे हो यहाँ पे सारा का सारा चार्ज अंदर है। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो तो क्या कहोगे, तो कहोगे KQ बाई एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल बोलोगे KQ बाई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम हो गया। देखो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट कैसा था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदल रहा था x के हिसाब से, बाहर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब अंदर में x बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, बाहर में x के बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, घटना शुरू कर दिया। सरफेस पे अगर बात करो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अंदर में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बाहर में घट रहा है, तो बढ़ने से घटने होने के प्रोसेस में कहीं तो जगह होगा जहां मैक्सिमम होगा। कहां, तो वही तो सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो हम लोग अगर कहें तो अंदर में देख रहे हैं पोटेंशियल का वेरिएशन, अगर बात करो तो अंदर में पोटेंशियल का वेरिएशन भी एक्स स्क्वायर, एक साइड स्क्वायर एक साइड लीनियर, मतलब पैराबोलिक है। माइनस होने का मतलब पैराबोलिकली डिक्रीज कर रहा है।
और बाहर में x का इनवर्सली, इसका मतलब है कि ये नेचर किसी और तरह का नहीं, हाइपरबोलिक है। पैराबोलिक से हाइपरबोलिक होने में कहीं तो जगह होगा जहां कर्व ने अपना नेचर बदला होगा। कहां? तो वही जगह कोई और नहीं, कौन है? क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, देख लो बदल नहीं रहा। x इक्वल्स आर वो जगह है जहां पे कर्व अपने नेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर प्लॉट करना चाहो तो आप देख लो क्या कहोगे। मतलब एक साथ स्टार्ट करके यही डायग्राम तुम्हारे लिए वो समझाने के लिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए बात कर रहे हैं, क्या कहोगे? के क्यू पोटेंशियल के लिए बात कर रहे हैं, के क्यू बाई 2r 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर। यहां अगर बोलोगे अलग से दिखा देना, ये कोई हम दिखा देना। भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अगर आप कह रहे हो कि अंदर में ये बढ़ रहा है तो एट सेंटर पे थ्री बाई टू, मतलब सरफेस का जो भी पोटेंशियल होगा उससे 1.5 गुना ज्यादा पोटेंशियल होगा किसमें? तो सेंटर पे। हम लोग देखे थे अगर हॉलो स्फीयर के लिए बात करो तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस, समझिए सेंटर से लेकर सरफेस तक कंटिन्यूअस पोटेंशियल सेम होगा और वो भी नॉट के बराबर था। आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता था, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग के लिए बात करोगे तो सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से थोड़ा नहीं 1.5 गुना ज्यादा है। आप अगर प्लॉट करना चाहो तो कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल के लिए बात कर लो, पहले पैराबोलिकली डिक्रीज करता है और फिर पैराबोलिकली डिक्रीज करने के बाद जब आगे बढ़ रहे हो तो आगे क्या करेगा? ये आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर से कंटिन्यूअसली क्या करेगा? डिक्रीज करता चला जाएगा।
यहाँ अगर बात करो तो आप कह रहे हो ये जगह जो है उसका नाम V0 है और ये जगह जो है उसका नाम कितना बोलोगे 1.5 V0 है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वो जो पहले डेरिवेशन बेकार है वो तो समझाने के लिए मैंने करा था। यहाँ ये डेटा अगर याद रखोगे, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड, ये कौन सा जगह है तो देख रहे हो इनसाइड है, ये कौन सा है तो ये सरफेस है, और ये कौन सा है तो आउटसाइड है। तीनों के लिए अगर याद रखोगे क्या होगा, निकल जाएगा फटाफट कैलकुलेशन। कहीं कोई दिक्कत वाली बात बोलो। अब मैं एक बात बता रहा हूं, आउटसाइड वाले के लिए चाहे मामला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या पोटेंशियल का, नॉन कंडक्टिंग है तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कंडक्टिंग था तब भी यही बात था, पॉइंट चार्ज था तब भी यही बात था। मतलब ये तो छाप लिया, छाप लिया। देखो अगर पॉइंट चार्ज ले रहे हो x डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं तब भी इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर बात करा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और v जो होगा के क्यू बाई एक्स। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हो क्यू चार्ज का, तब भी इसके सेंटर से अगर बोलोगे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और v जो होगा के क्यू बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि बात कंडक्टिंग का करो, नॉन कंडक्टिंग का करो या पॉइंट चार्ज का करो, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे बंटवारा नहीं हुआ हो, वो एक जगह बैठा हो। कौन सा जगह तो सेंटर ऑफ स्फीयर पे। अगर सेंटर पे बैठ जाए, मान लो ये बंटवारा ना होकर यहां बैठ जाए तब भी तो यही होगा, तो बिहेव करेगा कैसे जैसे कि बंटवारा नहीं हो, कहां बैठा हो सेंटर पे। अगर सेंटर पे बैठा हो तो देख लो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज बिहेव्स एज concentrated at हमेशा याद रखना एक्सटर्नल पॉइंट के लिए चार्ज ऐसा बिहेव करेगा जैसे बंटवारा नहीं है, वो एक जगह बैठ गया। कहां पे बैठ गया तो सेंटर पे जाके बैठा हुआ। करेक्ट है। अगला देखिए, अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम क्या कहेगा आपको, ए रेडियस है, प्रॉब्लम कहेगा कि आप ये बताओ मुझे कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। फाइंड ए पे, बी पे और सी पे, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल दोनों देख लो।
ए कहाँ है, तो 1 के अंदर, बी ये 2 के भी अंदर। अगर 1 के अंदर है तो पोटेंशियल जो होगा देखो 1 के अंदर मतलब 1 के सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही अंदर में होगा। सरफेस पे कितना था के Q1 बाई ए। 2 के सरफेस पे जो होगा वही अंदर में होगा। 2 के सरफेस पे कितना के Q2 बाई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि V जो होगा V1 प्लस V2। ए पॉइंट के लिए बात कर लीजिए। अगर आप बी के लिए सोचते हो, बिल्कुल सोचो, ध्यान देकर देखो बी का आंसर। बी कौन है जो 1 के बाहर है और 2 के अंदर है। 2 मतलब ये सरफेस, 1 मतलब ये सरफेस, ये 1 है, अगर बी के लिए बात करोगे तो बी है कौन, तो बी वही है जो 1 के लिए आउटसाइड 1 और इनसाइड 2। 1 के लिए बाहर, अगर 1 के लिए बाहर है तो क्या कहोगे, तो कहोगे के Q1 डिवाइडेड बाई कितना, तो 1 के लिए बाहर मतलब क्लियर है, आउटसाइड के लिए यही रिलेशन होता है। लेकिन 2 के लिए अंदर मतलब तो भैया अगर कहते हो फॉर किसके लिए, तो फॉर सी के लिए। सी कौन है, तो आउटसाइड, अगर आउटसाइड तो आप कह सकते हो कि Q1 प्लस Q2 बाई। अब कहिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लिखे, अब देख लेना, अगर ये दोनों के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर हाल में इसमें आउटसाइड वाले के लिए तो होगा, लेकिन इनसाइड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जीरो, इसके कारण जीरो, इसके कारण एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहोगे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा किसके कारण, तो आप कहोगे 1 के कारण के Q1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण के Q1 प्लस Q2 बाई x इज सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंटर। ऐसा नहीं कहना सब में x कर दिए तो बराबर हो गया। यहाँ b के लिए x, c के लिए जा रहे हैं उसको भी x बोल रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का सेपरेशन सेंटर से कितना होगा वो। तो हमेशा इस तरह के सवाल को निकालने के लिए एक बात का खास ध्यान देना होता है, और वो ये और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपका, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसके इनसाइड किसके आउटसाइड लाई करता है। क्लियर है? चल अगला देख ले। इसी में कभी दे देगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का इक्वल है, रेडियस अलग अलग है, तो कैलकुलेट करो। थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन बता दिया था। चाहे चार्ज बराबर दिया हुआ हो या चार्ज डेंसिटी बराबर दिया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या सब अलग अलग हो, जो भी रहेगा आप कैलकुलेशन कर लोगे आराम से। अब देख लो अगला एग्जांपल। फाइंड maximum charge given sphere of radius 20 centimeter. Air breakdown देखो
अगर सराउंडिंग में पोटेंशियल 3 इंटू 10⁴ वोल्ट से ज्यादा होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो एयर ब्रेकडाउन नहीं हो उसके लिए प्रॉब्लम कहता है कि 20 सेंटीमीटर के स्फीयर पे कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दोगे अपने मर्जी से। अब देखो एयर ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये स्फीयर है, मुझे नहीं पता कितना, मैंने कहा क्यू दिया r बराबर 20 सेंटीमीटर। जस्ट देख यहाँ पोटेंशियल है कितना, के क्यू बाई आर के, और ये हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो एयर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। उसी में तो होता है पॉइंट जहां पे एयर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट मतलब तोड़ देता है, उससे ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करने लगता है तो वहां से चार्ज निकलता है। उसी का नाम हम लोग कुछ और नहीं शार्प पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा जगह जहां से चार्ज कंटिन्यूअसली लीकेज करना शुरू कर देता है। तो आप कहोगे कि यहाँ जो वैल्यू होगा कितना देख ले, आप कहोगे 9 इंटू 10⁹, क्यू का पता नहीं, 20 सेंटीमीटर है माइनस, and that equals 3 into 10⁴। ऐसे ही है, क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। कहेगा 20 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर पे ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज दे सकते हो, निकल जाएगा। अगला देख लो, each of radius collapse to form and carry collapse to form a sphere, find potential देखो एक दो नहीं एन ड्रॉपलेट है। यहां मैं आपको एक बात दिखाता हूं कि ड्रॉपलेट है कितना, तो एन ड्रॉपलेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज जो हो गया वो Q इंटू एन के बराबर। एक के लिए n, तो n एक के लिए Q, तो n के लिए कितना, n इंटू Q के बराबर। वॉल्यूम ऑफ सिंगल के वॉल्यूम कितना हो गया, अगर ये कोलैप्स करके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाता है, तो मुझे नहीं पता रेडियस कितना, लेकिन रेडियस अगर r बोलते हैं तो इसके लिए वॉल्यूम कितना, तो 4/3 पाई r क्यूब। आप क्या कहोगे, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि देन n इंटू 4/3 छोटा छोटा का कलेक्शन जो टोटल वॉल्यूम होगा, यही तो बिगर वाले का एक वॉल्यूम होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहोगे, तो आप कह दोगे सीधा r का वैल्यू जो तुम्हारा निकल गया a इंटू एन का पावर 1/3 हो तो गया। अगर रेडियस निकल गया तो प्रॉब्लम का कहना है कि भाई पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल देख ले, ये वॉल्यूम है याद रखना, के क्यू बाई आर, ये तो समझ में आ गया। क्यू के जगह कहोगे एन क्यू, ए इंटू एन का पावर
मतलब आप अगर कहना चाहो तो लिख सकते हो इसी को। बहुत काम का फॉर्मूला है। अगर चार्ज दिया रहे तो निकल जाएगा, कहेगा एक सिंगल ड्रॉपलेट का पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लो कहेगा कि 64 ड्रॉपलेट है और हर ड्रॉपलेट को 5-5 वोल्ट पोटेंशियल से आपने चार्ज कर दिया। अगर वो कोलैप्स करके सिंगल ड्रॉपलेट बनाएगा तो उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना, 5 वोल्ट, 64 है 64 2/3। अरे सही है, देख लो एग्जांपल कर लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, कितना भी ड्रॉपलेट होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जांपल देख लो, हालांकि ये तो खुद अपने आप में एग्जांपल है, लेकिन न्यूमेरिकल डेटाबेस एक सवाल कर ले, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। If 64 droplet if 64 droplet each charged to a potential 5 volt collapse to form a single droplet, then find potential at their surface, each of same radius। याद रखना अलग अलग रेडियस का नहीं, 64 ड्रॉपलेट है सेम रेडियस का है और चार्ज किया गया 5 वोल्ट पोटेंशियल से कोलैप्स कर गया है। अब क्या कहोगे, तो आप कहोगे फाइनल पोटेंशियल जो होगा V0 इंटू एन का पावर 2/3, 5 इंटू एन, एन का मतलब कितना, अक्सर ये लगने लगता है कि एक का अगर 5 वोल्ट है 64 हो गया तो 5 से गुना कर देंगे, तो ये काम नहीं करना। सीधा कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो V0 इंटू 2 का n का पावर कितना 2/3 पुट करोगे, फटाफट आंसर आएगा। कोई दिक्कत बोल ले। अगला देख, आगे कह रहा है कि फॉर सिलेंडर के लिए अगर कहोगे कंडक्टिंग, कहां बात कर रहे हो कंडक्टिंग के लिए, इनसाइड में, आउटसाइड में या सरफेस पे, जहां बात करोगे उस पर डिपेंड करेगा। सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल बंटवारा भी सिलेंड्रिकल ही होगा, उस केस में किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ये ध्यान दो। अगर कंडक्टिंग के लिए देख रहे हो तो होगा क्या, देख ले, कंडक्टिंग में तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होगा वो बटेगा कहीं नहीं, वो कहां रहेगा, तो सरफेस पर जाकर बैठा रहेगा।
तीन जगह मैंने सेलेक्ट करा। एक इनसाइड के लिए बात कर रहे हो, एक सरफेस के लिए बात कर रहे हो, और ये आउटसाइड के लिए बात कर रहे हो। सेपरेशन कहां से लोगे? तो हमेशा कहां से? तो सेंटर से। हम लोग जानते हैं कंडक्टिंग के अंदर कोई चार्ज ही नहीं, इसलिए इनसाइड के लिए अगर बात करें, ये कौन सा है? तो इनसाइड है। ये कौन सा है? तो आउटसाइड है। ये कौन सा है? तो सरफेस है। तो अंदर में इनसाइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में कितना। अगर आप बात करोगे सरफेस के लिए कितना होगा, तो सरफेस के लिए कह सकते हो E नॉट एंड दैट इक्वल्स 2K। अगर कहोगे आउटसाइड के लिए तो आप कह सकते हो 2K लैम्डा बाई। कैलकुलेट करोगे नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड के फार्मूला से वही रिजल्ट आएगा सेम। तो कहेंगे आउटसाइड में कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, इनसाइड पे कितना होगा। क्लियर है? अगर आप याद रखते हो कि फॉर नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होना है, नॉन कंडक्टिंग आप उसी को बोलोगे ना जिसमें चार्ज का लगातार बंटवारा हो। बंटवारा का मतलब सेंटर के नजदीक भी होगा, थोड़ा दूर पे भी होगा, सब जगह एग्जिस्ट करेगा। देख ले, अगर इनसाइड के लिए बात करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर का कितना होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो नॉट बाई कितना, चल अंदर के लिए कर लो, चार्ज इनक्लोज्ड बाई कितना, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि Q बाई आर स्क्वायर इंटू, अगर एरिया का बात करें तो क्या कहेंगे, तो एरिया कर सकते हो कितना के बराबर, सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अंदर पहला आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रो स्क्वायर 2। ठीक है, 2 पाई आर एल होगा अंदर का एरिया। अगर 2 पाई आर से 2 पाई एक्स इंटू एल, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलोगे तो कितना के बराबर होगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा रो बाई 2 एप्सिलॉन। रो क्या है, तो डेंसिटी, रो बाई 2 एप्सिलॉन इंटू एक्स के बराबर। अगर सरफेस पे बात करो तो क्या होगा, वो तो पहले वाला ही बात होगा, कितना, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो इंटू कितना, तो आर के बराबर। अगर आउटसाइड के लिए बोलोगे तो क्या कहोगे, तो कह सकते हो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई
मतलब अगर आउटसाइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी भी तुम्हारा क्या हो रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। इनसाइड में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर सरफेस के लिए बोलोगे तो अब अगर वेरिएशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। क्या होगा देख लो, ई और एक्स के बीच में लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स के हिसाब से घटता चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है बोल लो। अरे सही है। ये चार्ज डेंसिटी, तुम कहोगे डेंसिटी नहीं चार्ज के टर्म में, यार जब सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस उसका पता है, तो रो का वैल्यू होता क्या है, क्यू बाई एरिया, ये वॉल्यूम के बराबर। तो क्यू कितना होगा, तो रो इंटू वॉल्यूम, मतलब रो इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो होगा वही तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं। रो के जगह अगर चार्ज के टर्म में चाहते हो तो रो को आप कह सकते हो क्यू डिवाइडेड बाई कितना, पाई आर स्क्वायर। हो गया, ये पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। तो अगर चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज के टर्म में कर लोगे, अगर चार्ज नहीं दिया, चार्ज डेंसिटी दिया, तब भी निकाल लोगे। कोई दिक्कत है? आगे देख, एक तरह का सवाल आता है चार्ज बंटवारा वाला, वो भी देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का बंटवारा वाला, जैसे मान लो ये प्लेट देगा, यहां मान लो प्रॉब्लम ने कहा कि Q1 आपने दे दिया 20 माइक्रोकूलम, और इसको Q2 आपने दिया हुआ है कितना, तो 10 माइक्रोकूलम माइनस में। कहेगा फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। इस तरह का सवाल मैं एक तरीका सिखाता हूँ, ऐसे प्रोसेस से करोगे बड़ा लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन आंसर आएगा पक्का। मैं एक तरीका सिखाता हूँ जिसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर लिखते चले जाओगे। ये अगर +20 है तो बंटवारा होगा यार, बंटवारा होगा तो क्या बने कराएगा ये, तो ये +10 कराएगा, ये भी +10 कराएगा। अगर +10 है तो इंडक्शन करेगा, इंडक्शन तो -10, ये कितना, तो आइसोलेटेड पेंडेंट 0। तुम कहोगे इधर भी तो है, अभी इसको नहीं मान रहे, अभी इसी को बस देख रहे। अगर ये +10 तो अपने कारण कितना, तो -10, और तुम कहोगे उसको तो है ही। हम लोग कहाँ मान रहे हैं, हम लोग इस चार्ज को माने, पहली बार में उसे हटा दिए, सिर्फ इसके कारण सब पे बंटवारा कर दिए। दूसरी बार में ये चार्ज यहाँ आ गया, अब इसकी जगह बंटवारा करेगा, क्या करेगा बंटवारे में, तो बंटवारे में करेगा कि -5, अगर -5 है तो इंडक्शन का रूल, अगर -5 है तो हो तो गया। अब इस पे बोला टोटल चार्ज कितना, खुद देख लो ना कितना बोला, इस सरफेस पे कितना, मिलाकर कितना था 20। आपको कहा गया इस पे कितना, इस पे कितना, इसी तरह ABCD नाम दिया रहेगा निकालने के लिए। बड़ा ही आसान है कि अगर दोनों साइड से दिया गया तो एक साइड मान लो सिर्फ एक चार्ज को, उसके कारण सभी सरफेस पे बंटवारा कर दो, दूसरे साइड दूसरे को सब पे बंटवारा कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बोल ले, चल आगे देख।
अर्थिंग वाला केस। देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जिसका अर्थिंग कर दिया गया, अर्थ के पास एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी को अगर चाहिए तो वो देता भी है, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो लेता भी है। ये रेडियस ए बोल दिया गया, ये रेडियस बी। प्रॉब्लम में बोला कि बाहर वाले को चार्ज क्यों दिया गया, तो ईच सरफेस पे बताओ कि चार्ज कितना डेवलप किया होगा। देखो अर्थ अगर बाहर था सिर्फ, तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अर्थिंग अगर अंदर हो गया तो कुछ चार्ज जो होगा, मान लो Q1 अंदर और कुछ चार्ज जो होगा वो बाहर। Q1 है, इंडक्शन होगा, अंदर अर्थ रहने के कारण ये बट गया, अंदर भी हो गया बाहर भी हो गया। अब आपको प्रॉब्लम कह रहा है कि Q1 Q2 होगा कितना, तो हमेशा याद रखना कि जिस किसी को अर्थिंग कर दिया गया उसका पोटेंशियल जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर बात किया जाए तो ये इसके कारण माइनस के Q1 बाई ए सरफेस है, इसके कारण ये दोनों मिलके तो Q है, इसके लिए तो अंदर है। इसका मतलब है दैट इक्वल्स कितना, Q1 का वैल्यू कहोगे Q इंटू ए बाई बी। अगर Q1 निकल गया तो Q2 निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल ले। ऐसे ही तो हम लोग कहेंगे अगर Q1 कैलकुलेट आपने कर लिया, Q2 कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो दोनों सरफेस पे अगर मान लो एक पे आपने चार्ज दे दिया, अर्थिंग करा हुआ है, दूसरे पे कितना चार्ज डेवलप करेगा, निकल जाएगा। अगला देख लो। प्लेन के कारण और सीट के कारण। देखो चार्ज सीट अगर बोलते हो जिसका दोनों साइड यूज का है, अगर आपने इसको Q चार्ज दिया तो स्वाभाविक रूप से आउटर सरफेस पे Q/2 और इसके अंदर वाले सरफेस पे भी कितना। अगर मान लो कि ये कोई चार्ज सीट है जिसका दोनों साइड यूज में है, चार्ज Q हमने दिया तो इधर भी Q/2 इधर भी Q/2 दोनों साइड में, क्योंकि बंटवारा होगा, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा। अगर इधर मिल गया इसके कारण कहोगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक लाइंस अगर बाहर की तरफ निकलेगा तो फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा, इसका मतलब EA that equals Q/2 epsilon naught, E का वैल्यू अगर आप प्लेन बोलते हो, चार्ज प्लेन किसको बोलेंगे, जिसका एक ही साइड आपके लिए, दूसरा साइड नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दूसरा साइड कहां है मुझे पता नहीं, कंसिडरेबल कितना तो एक। तो अगर चार्ज प्लेन के लिए देखोगे तो क्या होगा, देख लो। आप कहोगे जो चार्ज दोगे सब का सब यहीं पे है, अगर यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके कारण, तो फ्लक्स टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे E का वैल्यू Q बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेट और सीट दोनों में, ये प्लेट या सीट हो तो उस केस में कहोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्लेन जिसका एक ही साइड यूज का है हम लोग कहेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। जैसे हम लोग बोलते हैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसका एक साइड दिखता है दूसरा साइड हमें पता नहीं, अगर उसको चार्ज दे दिया जाए सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पेपर कॉपी का एक पेज निकाल लो, दोनों साइड यूज का है, उसके कारण कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, आगे देखिए।
प्रॉब्लम ने कहा कि ये यहां पे देख लो, सिग्मा है, रस्सी से बांध दिए एक बॉब, एक प्लेन है, ये पूरा प्लेट जिसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंसुलेटिंग रस्सी है जिसके हेल्प से आपने क्यू चार्ज एम मास का बॉब को बांध दिए। अब प्रॉब्लम कहता है कि एट इक्विलिब्रियम में रस्सी का टेंशन कितना होगा, कैलकुलेट करो। तो एक सिंपल सा बात देख लो ना, फोर्स लग रहा होगा कितना, mg लग रहा होगा भाई, रस्सी है तो टेंशन होगा, एंगल इंक्लिनेशन थीटा, आप कहोगे टेंशन का कंपोनेंट t cos थीटा, टेंशन का कंपोनेंट t sin थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए उठा t cos थीटा ने कॉन्टरली बैलेंस करा होगा mg को, और t sin थीटा कॉन्टरली बैलेंस करेगा q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को। वो तो क्या, स्क्वायर कर लो, टेंशन निकल जाएगा, डिवाइड कर दो, थीटा निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अगला देखो, इन केस ऑफ क्यू हमेशा याद रखना, बस थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि बाकी प्रोसेस तो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें दिमाग नहीं लगाना उतना। आंसर लाने का तरीका याद रखना है कि एक अंदर रख दिया गया, साइड कॉर्नर पे रखा गया, यही चार्ज है तुम्हारा। तीसरा, वर्टेक्स कॉर्नर, ये हो गया साइड कॉर्नर, ये हो गया सेंटर। बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि सेंटर पे है तो चार्ज अंदर का टोटल क्यू, अगर साइड के कॉर्नर पे है तो इनक्लोज्ड इनसाइड क्यू बाई 4, अगर वर्टेक्स के कॉर्नर पे है इसमें नो टच है, इसमें टू सरफेस टच करेगा, इसमें कहोगे इसका भी कोई मतलब है, हाँ, तो आपको बस ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखना है। सेंटर पे रखेंगे कुछ नहीं, सीधा सीधा चार्ज टोटल अंदर है क्यू, अगर कहोगे साइड के कॉर्नर पे तो क्यू बाई 4, अगर कहोगे वर्टेक्स के कॉर्नर पे तो क्यू बाई 8। अब जरा सोचो, टोटल फ्लक्स अगर कहा जाए फाई ने तो आप सीधे कहोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आप कहोगे फाई ने तो अंदर का चार्ज क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, आप कहोगे फाई ने तो आप कहोगे क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक कॉर्नर पे रख दिया गया, वर्टेक्स कॉर्नर पे, कहेगा टोटल फ्लक्स कितना निकल जाएगा, ऐसे ही एक साइड के कॉर्नर पे रख दिया गया, कहेगा टोटल फ्लक्स कितना, तो निकल जाएगा। सेंटर पे रख दिया गया, कहेगा टोटल फ्लक्स कितना, निकल जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक तब होता है जब आपको कहेगा कि एक सरफेस से कितना, अगर यहां रखा गया कि ये क्यूब है तो टोटल सरफेस देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 सरफेस है। अब इसमें एक ही बात का ध्यान रखना कि जितना सरफेस को चार्ज ने टच करा वो नंबर घटता चला जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 6 into 5 1
इसमें दो सरफेस को टच कर लिया, दो घट जाएगा, मतलब 6 माइनस 2 5 1। इसमें तीन सरफेस को तीन घट जाएगा, मतलब जहां पे फाई 1 क्या है, फाई क्या है, तो टोटल फ्लक्स, फाई 1 क्या है, फ्लक्स थ्रू एक सरफेस से होकर कितना फ्लक्स होगा। तो बड़ा छोटा पॉइंट लेकिन बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। कहेगा वर्टेक्स के कॉर्नर पे डाल दिया गया, एक सरफेस का फ्लक्स बताओ, एक सरफेस मतलब q बाई 24, कहेगा टोटल फ्लक्स बताओ q बाई 8। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोल लो। तो हम लोग कहेंगे कि तीनों बात याद रखेंगे, सेंटर पे टोटल चार्ज अंदर, एक साइड के कॉर्नर पे q बाई 4 अंदर, वर्टेक्स के कॉर्नर पे q बाई 8 अंदर। अरे सही है ना, चल अगला देख। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। इसी को कहेंगे एनर्जी डेंसिटी भी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हमेशा याद रखना कि इसके कारण जो भी प्रेशर डेवलप करेगा उसी का नाम कुछ और नहीं, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जरा सोचो, प्रेशर को ही क्या कहते हैं? इसी को कर लो मल्टीप्लाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वर्क डन, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, इसी का नाम क्या बोलोगे तो एनर्जी, वर्क डन एनर्जी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बोल। तो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कितना बोलोगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब आप ये भी कहते हो कि ऑल्सो आप कहोगे कि अभी लिख रहे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कहीं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी होता था। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होता था? क्योंकि चार्ज घट के आधा हो गया था सरफेस पे। बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे? तो फ्लक्स इक्वल्स q बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इक्वल्स E इंटू ए, E का वैल्यू कितना तो q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, q बाई ए को सिग्मा से, यही तो है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी जो होगा 1/2 सिग्मा, सिग्मा मतलब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है
तो बड़े मजे में आप कैलकुलेट कर लोगे वहां पे कि एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। सही है, चलिए एग्जांपल देखिए। प्रॉब्लम ने कहा कि दो प्लेट दिया हुआ है, दोनों का एरिया दिया हुआ है कैपिटल ए के बराबर सरफेस एरिया, स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया। अगर एक पे प्लस सिग्मा दूसरा पे माइनस सिग्मा चार्ज दिया गया तो प्रॉब्लम कह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज में इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग बताओ। तो देख लो होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से, एफ से। बैलेंस कौन करेगा, तो के एक्स एट इक्विलिब्रियम में F इक्वल्स के एक्स। एफ का वैल्यू आपने कहा हुआ है कितना, तो सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल्स इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर आपको बोला जाए कि कितना होगा x का वैल्यू निकल जाएगा जी। कोई दिक्कत है तो बोल ले, फटाफट छाप लो जल्दी। आगे देख लो, सोप बबल को चार्ज करना, चार्जिंग ऑफ सोप बबल। अगर सोप बबल को चार्ज करोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव, रेडियस ऑलवेज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब चार्ज दोगे तो हर मॉलिक्यूल को बगल वाला मॉलिक्यूल धक्का देगा, किधर धक्का देगा, तो रेडियली और टुवर्ड डायरेक्शन में अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, मतलब रेडियस इंक्रीज करता है। इस केस में आपसे पूछा क्या जाएगा वो देख लो, तो मैं बोलूं कि प्रेशर जो होगा एक्सेस अपने प्रॉपर्टी के कारण होता है 40/R, और एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के कारण जहां T क्या है तो याद रखना अगर सरफेस टेंशन दिया रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, बोलेगा एक्सेस प्रेशर कितना निकल जाएगा। अगर कभी कहेगा कि इक्विलिब्रियम में है तो फॉर इक्विलिब्रियम मतलब टूटा नहीं बबल्स, पी एक्सेस जो कहोगे वो कुछ और नहीं कितना, तो 0 4t/r कहोगे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू कहोगे √8 एप्सिलॉन नॉट t/r। कोई दिक्कत है बोल? ये सब छोटे छोटे टर्म्स पूछता है, बहुत परेशान होने का कोई बात नहीं। तो गॉसेस लॉ में जो भी सवाल है लगाओगे बड़े आराम से लगता जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। करेक्ट है, चल अच्छे से पढ़।